आज हम आपको हीराबा के स्वास्थ्य का लेटेस्ट अपडेट देंगे, लेकिन आज आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि यह खबर सिर्फ एक स्वास्थ्य अपडेट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एक मां और उसके बेटे की कहानी के बारे में है। वो बेटा जिसने अपनी सफलता के हर पड़ाव पर अपनी मां के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। और सोचिए, किसी भी मां के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में उनका नाम शामिल होता हो। और जैसा कि हमने आपको बताया, मां बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, बेटा चाहे कितना भी शक्तिशाली नेता क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन मां तो सबकी एक जैसी ही होती है और मां से सब प्यार करते हैं। जब तक बेटा अपनी आंखों से अपनी मां की तबीयत ना देख ले, हालचाल ना पूछ ले, तब तक किसी भी बेटे को चैन नहीं आता। और प्रधानमंत्री मोदी भी आज सुबह से ही काफी बेचैन थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भी अपने कामों को और अपने कार्यक्रमों को टाला नहीं, जिससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री पहले एक बेटा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम भी वो भूलता नहीं है। तो आज वो डबल रोल में थे, वो एक पुत्र का रोल भी निभा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभा रहे थे एक ही साथ। आज जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी की मां अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थी, उसी समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आए थे। और ये वो मीटिंग थी जिसके बारे में जो प्री शेड्यूल्ड थी, पहले से ही तय की गई मीटिंग थी। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए अहमदाबाद जाना भी जरूरी था और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात भी जरूरी थी, क्योंकि वो इस मुलाकात में राज्य के किसानों की समस्या मुख्यमंत्री से पूछने वाले थे। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब अहमदाबाद के इस अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश कर रहे थे और इस दौरान उनके चेहरे पर काफी गंभीरता दिख रही थी, काफी चिंतित दिख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पूरे 1 घंटे 20 मिनट तक इस अस्पताल में अपनी मां के पास रुके और इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की और बाद में वो फिर सीधे वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो निभाना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कामकाज में जुट गए। फिलहाल हीराबा की उम्र 99 वर्ष है, या ये समझ लीजिए कि वो लगभग 100 वर्ष की हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस समय 72 वर्ष के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 24 दिन पहले ही, यानी इसी महीने की 4 तारीख को हीराबा से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने हीराबा के चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। यह वो समय था जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे और तब उन्होंने अपनी मां के साथ बैठकर चाय भी पी थी। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और इसमें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया है अपनी मां के बारे में, जो मुझे लगता है कि आज हर परिवार को और हर मां बेटे को तो जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा है यहां पर, मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जन सेवा के काम में जुट चुका था, यानी तब तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, संगठन में थे और जन सेवा करते थे। घर वालों से संपर्क ना के बराबर रह गया था। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई मेरी मां को बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब मां ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी मां वहां आ रही है। उसी समय अचानक मौसम खराब हो गया और यह देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ कंबल भी ले गए और वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की मां हैं। ऐसे ही पूछते हुए वो लोग मेरी मां तक पहुंच गए। उन्होंने मां को कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर वो लोग पूरी यात्रा भर मेरी मां के साथ रहे। केदारनाथ पहुंचने पर उन लोगों ने मां के रहने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का मां के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब मां मुझसे मिली तो उन्होंने कहा, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। तो मां कह रही हैं नरेंद्र मोदी को, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। और ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी किसी पद पर नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे। और आज तो वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक बार नहीं दूसरी बार।
अब मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं जो मैंने खुद शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और यह बात है वर्ष 2016 की, जब प्रधानमंत्री मोदी की मां का स्वास्थ्य ऐसे ही काफी बिगड़ गया था जैसे आज बिगड़ गया है, और तब भी उन्हें ऐसे ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तब उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय हीरा बा को एक सामान्य नागरिक की तरह एक एम्बुलेंस के जरिए, सरकारी एम्बुलेंस के जरिए गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और सामान्य मरीजों की तरह ही उनका अस्पताल के वार्ड में इलाज चल रहा था। बीच में कुछ समय के लिए आईसीयू में भी रखा गया, और हम सब यहां दिल्ली में बहुत चिंतित थे। और जब हम चिंतित थे तो मैंने उन्हें फोन किया उनके घर पर, उनकी माता जी का हालचाल जानने के लिए, और उस दिन तो बात नहीं हो पाई। मैंने अपना संदेश छोड़ दिया उनके घर पर, और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा बहुत भावुक होकर कि मैं जब से दिल्ली आया हूं, लोग मेरे बारे में तो पूछते हैं लेकिन मेरी मां के बारे में कोई नहीं पूछता, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने कल फोन करके मेरी मां के बारे में पूछा, मेरी मां के हालचाल के बारे में पूछा, वरना यहां आज के कलयुग में तो कोई किसी के परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप सोचिए, आप तो प्रधानमंत्री हैं और आपकी माँ जो हैं वो बीमार हैं, लेकिन तब भी उन्हें एक सामान्य से अस्पताल में एक सामान्य तरीके से सरकारी एम्बुलेंस में ले जाया गया। आप तो प्रधानमंत्री होते हुए उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। और तब उन्होंने बताया था कि कैसे उनका परिवार बहुत सादगी से रहता है, और आज भी उनका परिवार वैसे ही रहता है जो जैसे भारत में कोई भी मिडिल क्लास परिवार आज रहता है। और वो इतने भावुक हुए, लगातार कई मिनटों तक वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बताते रहे। वो मुझे ये बताते रहे कि उनकी माँ उनसे क्या बातें करती हैं। उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन आने के बाद जब मेरी माँ जब वापस घर आ गई हैं तो मैंने उनसे कितनी लंबी सुबह बात की, और वो तब मुझे ये बता रहे थे। उस समय उनकी माँ की आयु जाहिर तौर पर 95 वर्ष से तो ज़्यादा की रही थी, 94-95 के आसपास रही होगी। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो हैं अब कैसे उनके नए बाल आ रहे हैं, कैसे उनके नए दांत इस समय आ रहे हैं। और तब मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी माँ को अपने साथ दिल्ली क्यों नहीं ले आते, और तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ तो नहीं आएंगी, लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि आप क्या कभी उन्हें अपने दिल्ली अपने घर पर लेकर आए हैं। तब उन्होंने कहा मैं कभी नहीं लेकर आया, और फिर उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा, मैं एक दिन उन्हें अपने घर जरूर लाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ के बेहद करीब है। उसके कुछ महीनों के बाद वो अपनी माँ को दिल्ली लेकर आए। राजनीति के बाहर एक और जीवन होता है, माँ सबकी होती हैं, सबका परिवार होता है, और आखिरकार राजनीति के बाहर सब लोग इंसान हैं। इसलिए राहुल गांधी के इस ट्वीट की तारीफ होनी चाहिए। अब हम आपको राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की भी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जिसमें एक बार और आपको मां और बेटे का रिश्ता आपको देखने को मिलेगा। और यह वीडियो आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम का है, आज सुबह दिल्ली का, जिसमें सोनिया गांधी हंसते हुए राहुल गांधी से कुछ कह रही हैं, और इसके बाद राहुल गांधी मजाक में उनके गाल खींच रहे हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। जो उनकी टी शर्ट के बारे में, जिसके बारे में आजकल तमाम जगह चर्चा हो रही है, सोनिया गांधी की उम्र 76 वर्ष है और राहुल गांधी 52 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हैं और उनकी मां इस समय लगभग 100 वर्ष की हैं, 99.5 वर्ष की उनकी मां है। तो पहले जो पूरा उनकी जो छवि गढ़ने की कोशिश की वो ये छवि थी कि वो युवा नेता हैं, 50 साल के होने के बाद भी वो अपने आप को युवा ही कहते रहे, और वो बड़े फिट हैं। लेकिन अब देखिए, अब अचानक से उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनकी छवि बदलने की कोशिश की है। अब वो उन्हें युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। अब जो नई स्ट्रैटेजी है उसमें फिटनेस के नाम पर फिटनेस को तपस्या बना दिया गया है, और युवा नेता की जगह अब उन्हें तपस्वी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो असल में एक तपस्वी हैं, वो तपस्या करते हैं, और इसलिए अब वो सर्दी गर्मी बरसात से ऊपर उठ चुके हैं। जैसे कि हमारे देश में तपस्वी हो जाते हैं, हिमालय में
इतनी सर्दी में पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जंगलों में जो तपस्वी साधना करते हैं उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि फिर उन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। और राहुल गांधी अब वैसे ही तपस्वी हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा अंतर आपने देखा होगा। पहले राहुल गांधी की जो छवि थी वो एक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम युवा की बनाने की कोशिश की गई थी, जो बहुत फिट है, जो बहुत आधुनिक है। अब जो उस छवि को तोड़कर नई छवि जो आ रही है वो है कि वो अब वो उन युवा बनने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है, सफेद दाढ़ी है, जिसमें अब वो अपनी उम्र के हिसाब से ही दिखना चाहते हैं। अब कोई ये नहीं कह रहा कि वो युवा नेता है, अब लोग कह रहे हैं कि वो तपस्वी हैं और उनका शरीर और मन तपस्वियों की तरह कठोर हो चुका है। तो ये एक अलग अलग जो छवि है, अब आप महसूस कर पाएंगे कि इस छवि को, पुरानी छवि को तोड़ने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अंग्रेजी अफसर द्वारा की गई थी, पहली बात तो यह है। और इस अंग्रेजी अफसर का नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने आज ही के दिन वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित एक सभा में कांग्रेस पार्टी के गठन का ऐलान किया था। और तब इस सभा में देश भर से 100 लोग शामिल हुए थे, सिर्फ 100 लोग, जिनमें से 72 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दी गई थी। और ये 72 लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, ये सारे वो लोग थे जिनकी पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में हुई थी, या ये लोग भारतीय तो थे लेकिन रहते ब्रिटेन में ही थे, और बहुत पैसे वाले और बहुत इंफ्लुएंशियल लोग थे, रसूखदार लोग जो उस समय भारत के थे, ऐसे लोग थे। जैसे व्योमकेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जो पेशे से एक बहुत बड़े वकील थे और कई वर्षों तक वो इंग्लैंड में रहे थे। भारत की ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में उनका अटूट विश्वास था, यानी वो ब्रिटेन की सरकार में ही विश्वास रखते थे, उनकी व्यवस्था में विश्वास रखते थे। इसके अलावा उस समय कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले 72 लोगों में से 39 लोग पेशे से वकील थे, यानी बैरिस्टर थे, जिसकी वजह से उस समय इसे बहुत ही पढ़े लिखे, अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने वाले वकीलों की पार्टी कहा जाता था। इसमें व्योमकेश चंद्र बनर्जी के अलावा दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी जैसे नेताओं का नाम था। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी सिर्फ पढ़े लिखे और बहुत पैसे वाले भारतीयों के लिए बनाई गई थी। उन्होंने बनाई थी जो बहुत धनी परिवार थे, जैसा मैंने आपको कहा, जिनका प्रभाव समाज पर बहुत ज्यादा था, ऐसे लोगों को रखा गया था कांग्रेस पार्टी में। और इसमें भारत के आम नागरिकों के लिए उस समय कोई जगह नहीं थी। ये बड़ी एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन थी। एक तथ्य यह भी है कि पिछले 137 वर्षों में कांग्रेस पार्टी 60 से ज्यादा बार टूट चुकी है और इसके इतने टुकड़े हो चुके हैं कि आज असली कांग्रेस असल में बची ही नहीं है। जम्मू कश्मीर भी जमकर, इस समय वहां पर जमकर ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यहां डल झील जो है वो जम गई है। ये डल झील की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर लोग कैसे बर्फ को तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं। अब उत्तराखंड के कुछ इलाकों की तस्वीरें देखिए, जहां वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है।